दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील रहेगी कि हमने हमारा सेकंड चैनल ओपन किया है, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि दोस्तों आपको जो तमाम वीडियोज आते हैं दिन भर भारत जोड़ो यात्रा से भी लगभग मिलते जुलते, वो भी आपको मिलते रहेंगे और तमाम खबरें वहां पर हम देते रहेंगे जो हम इस चैनल पर दिन भर नहीं दे पाते। तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप सच्ची खबरों तक पहुंच पाएं। मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले जानबूझकर कराया जा रहा है रामपुर का चुनाव। जी हां, आजम खान को मिली है कोर्ट से बड़ी राहत, बताएंगे इसके बारे में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जैसे ही इलेक्शंस आए बीजेपी वालों ने शुरू कर दी फैलाना नफरत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कपिल पाटिल का विवादित बयान। बोले अगर कांग्रेस की सरकार आई तो तिरंगे पर भी चांद दिखेगा। जी हां, देश को भड़काना शुरू, बीजेपी की जो भड़काऊ भाषण है दोस्तों शुरू हो चुके हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह बोले एनपीआर को लागू करना बहुत जरूरी। असदुद्दीन ओवैसी बोले एनआरसी सीएए की तरफ पहला कदम सरकार का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने खोला बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा। बोले नहीं लड़ूंगा चुनाव गुजरात में। जी हां, पूर्व मंत्री, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश की दिशा यही तय करेगी भारत जोड़ो यात्रा। देश में बढ़ती नफरत और बढ़ते बेरोजगारी को खत्म करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हिमाचल में बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लगे। कई बड़े नाम दोस्तों हिमाचल में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, बताएंगे कौन कौन है वो लोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ओम प्रकाश राजभर ने मैनपुरी लोकसभा और खतौनी सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम कर दिए घोषित। अखिलेश बोले बीजेपी की बी टीम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों तेजस्वी यादव के बर्थडे पर नीतीश ने खास तरीके से दी बधाई, गले लगाकर सबको खड़े करवा कर दी बधाई। नीतीश के पैर छुए तेजस्वी यादव ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका, इस बार हिमाचल में कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस में। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले फिलहाल एनपीआर एनआरसी और सीएए की तरफ पहला कदम। दरअसल आपको बता दें कल गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि देश में एनपीआर लागू करना बहुत जरूरी। जिसके बाद आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल एनपीआर सीएए एनआरसी का पहला कदम है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपको बताते चले दोस्तों जब भी चुनाव आता है तो एनपीआर एनआरसी सीएए का भूत निकल आता है। जैसे ही चुनाव चले जाते हैं एनपीआर सीएए का भूत भाग जाता है। ये भूत क्यों निकलता है दोस्तों कि इससे आप समझते हैं हिंदू मुस्लिम हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी खुद जानती है अगर हमने कभी भी सीएए एनआरसी एनपीआर को लाने की कोशिश की तो देश में फिर से आंदोलन शुरू हो जाएंगे और ये सरकार ये गलती कभी नहीं करेगी, एक बार वो भुगत चुकी है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, सरकार का नोटबंदी वाला फैसला देश को ले डूबा। सरकार कोई सा भी ऐसा फैसला लेने से दोस्तों अब डरती है जो फैसला बहुत बड़े पैमाने का हो क्योंकि सब जानते हैं आप एनआरसी सीएए में किस तरीके से दोस्तों देश में विरोध हुआ था। जगह जगह पीएम नरेंद्र मोदी के पुतले फूके गए, गृह मंत्री अमित शाह के पुतले फूके गए और अभी भी कहीं ना कहीं ये सरकार यही सब कुछ करने की कोशिश करती है। लेकिन अफसोस की बात यह दोस्तों कि देश की बिगड़ते हालात पर कोई नजर नहीं डालता। सीएए हो, सीएए एनआरसी, इस तरीके की चीजें, चाहे वो कृषि कानून हो, इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है ताकि जनता को परेशान किया जा सके। आज तक प्रधानमंत्री ने देश को जवाब नहीं दिया कि देश की जो लुटिया डुबोई है, जो नोटबंदी करके जीएसटी की बैंड बजाई है, उसका जिम्मेदार कौन है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ओवैसी हमलावर होगा। उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल चुनाव के वक्त ही ये भूत जाग जाता है, चुनाव के बाद बीजेपी दोस्तों सो जाती है। सिंपल सी बात है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने भरी हुंकार, मशाल लेकर उद्धव ठाकरे भी होंगे शामिल।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। जो लोग भारत जोड़ो यात्रा को हल्के में ले रहे थे, उसके शुरू होने के बाद पूरी तरीके से जो है मामला बदल गया। आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार देश में खास कर लोगों के दिल में कमाल कर रही है। इसीलिए राहुल गांधी को लोगों को काफी सपोर्ट भी मिल रहा है। राहुल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था, देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदार बीजेपी है। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी की ये यात्रा कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इसका सपोर्ट मिल रहा है। हमने पहले भी आपसे कहा और फिर कहेंगे दोस्तों कि फिलहाल देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और देश के बिगड़ते हालात की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, और उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में एक अलग माहौल चल रहा है। इसलिए दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी को अब एक बड़ा झटका लग सकता है। सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने हुंकार भरते हुए कहा है कि देश की दर्दशा यही तय करेगा। जिन लोगों को खुशी का एहसास हो रहा है, हम उनको खुशी जरूर देंगे। राहुल ने कहा कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा देश के सोचने का नजरिया बदलेगी। आज जो भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को रोकने की ये एक मुहिम है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में सेकुलर कंट्री और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी को डर लगता है प्यार मोहब्बत से, इसीलिए वो देश में नफरत फैलाती है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी के ऊपर ये आरोप पहले भी लग चुके हैं कि बीजेपी अपनी राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम्स का यूज करती है, इन वर्डों का यूज करती है और उसके बाद दोस्तों अपनी राजनीति को चमकाती है। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में हर धर्म के लोगों से मुलाकात की, हर धर्म स्थल पर पहुंचे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर जगह पर राहुल गांधी गए। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अब तक किसी ने मुहिम की नहीं थी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या फायदा हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से दोस्तों बहुत फायदा हो रहा है। देश की जो जनता की सोच बिगड़ चुकी है, जो लोग दोस्तों उस नजरिए से सोचने लगे हैं हम तो बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की ठेकेदार बनी बैठी है, उन लोगों की सोच पर ये भारी पड़ेगी। और उन्हें सोचना भी होगा कि देश दोस्तों इन चीज़ों से नहीं चलता। देश चलता है महंगाई, गरीबी कम करने से, बेरोजगारी हटाने से। इससे युवाओं का फायदा होगा, ना कि दोस्तों हिंदू मुस्लिम से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी ने शुरू किए नफरत फैलाना, फिर से एक बार बीजेपी के विवादित बोल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के नेताओं की बोली तो आपको याद ही है। नुपुर शर्मा से लेकर दोस्तों तो जिंदाल तक हर कोई जो है यहाँ पर इस तरीके के भड़काऊ भाषण देता है, मुस्लिमों को टारगेट करता है। अब ऐसा ही एक बयान दोस्तों कपिल पाटिल ने दिया एक सभा को संबोधित करते हुए। आपको बता दें कपिल पाटिल बीजेपी के बड़े नेता हैं। इन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो झंडे पर भी चांद सितारे दिखने लगेंगे। आपको बता दें आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है और बीजेपी दोस्तों कोई कसर नहीं छोड़ती है। वो देश के लोगों को कुछ भी समझाती है। वो ये तक समझाने में लग जाती है कि अगर दूसरे धर्म की मतलब सरकार आ गई, अगर किसी और की सरकार आ गई तो वो आप लोगों को जीने नहीं देंगे, आपके साथ ये होगा वो होगा, 10 तरीके की झूठ बोलती है। इससे पहले दोस्तों 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि देश में दोस्तों और भाईचारा था, लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई तब से लोग भाईचारे का नाम ही भूल गए। और इसीलिए ये बात मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप भी जानते हैं बीजेपी बड़ी ही स्मार्टली मूव कर देती है इन बातों से। जब उसको इन चीज़ों का यूज़ करना होता है तो वो कर लेती है, लेकिन बाद में बीजेपी मुकर जाती है कि हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, हम तो लोगों को भड़का ही नहीं रहा। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, कपिल पाटिल का मतलब क्या है आप समझिए। इनका बयान को आप गौर से सुनिए कि अगर जो है किसी और की विपक्ष की सरकार आ गई तो जो है तिरंगे पर भी चांद सितारे दिखने लगेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों आप, यानी कि जो मुस्लिमों के झंडे होते हैं दोस्तों, जो रूस सब भराते हैं, आपने देखा होगा कभी मुहर्रम भी निकलते हैं, और जो मुस्लिम भाइयों के झंडे होते हैं उस पर ग्रीन झंडा होता है और चांद वगैरह बना होता है, उस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। और बेसिकली खुले शब्दों में कहूँ तो इनका कहने का मतलब है कि मुस्लिम आ जाएंगे और फिर मुसलमान आतंक फैलाएंगे, इस तरीके की बात इनका कहने का मतलब है। और आप समझ लीजिए तिरंगे पर चांद दिखाई देगा। अरे भैया, आज तक एक भी मुस्लिम का ऐसा बयान बता दो कि उसने कहा हो कि तिरंगे पर चांद सितारे दिखेंगे। बल्कि आपके ही बीजेपी के नेता
येदियुरप्पा ने बार बार दोहराया, एक बार नहीं और तिरंगे का 1000 बार अपमान किया है कि एक दिन देश का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। अब आप समझिए, बीजेपी के नेता ने तो दोस्तों देश के तिरंगे को ही हटा दिया। उनके हिसाब से एक दिन देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों वो भगवा होगा। अब आप समझ सकते हैं कि देश के झंडे का अपमान किया और भगवा झंडे को ऊपर रखा। इससे पहले दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि बीजेपी इस तरीके की टुच्चीपनी की हरकतें करती रहती है और बीजेपी से दोस्तों और कोई उम्मीद रखी भी नहीं जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेता बयान देते हैं उससे दोस्तों कान ही पकड़ा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हाँ, नहीं लड़ूंगा चुनाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो है यहाँ पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। आपको बता दें नितिन पटेल ने इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इससे पहले आपको बता दें नितिन पटेल जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। बस आपको बता दें जब से बीजेपी और नितिन इनमें सही मामला बैठ नहीं रहा है। हालांकि दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी लोगों को फोन ला कर समझा रहा है, चाहे वो हिमाचल हो या गुजरात के, भैया पार्टी में फूट मत डालो। लेकिन आपको बता दें सरकार की पूरी तरीके से बैंड बजाने पर तुले हुए उनके ही अपने विधायक, और कहीं ना कहीं अब ऐसे ही पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना वो सरकार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। सिंपल सी बात ये दोस्तों कि बीजेपी के साथ रह रहकर कई लोग पागल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं बेचारे, और इसीलिए कहीं ना कहीं नितिन पटेल ने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, ना ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखना ये भी होगा दोस्तों कि आखिरकार इस सब का मतलब क्या निकलता है, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त सरकार की नीतियां आपके और हमारे दोस्तों खिलाफ आ रही हैं। जनता के खिलाफ अगर सरकार जाएगी तो जनता तो सवाल का जवाब मांगेगी। जब सवाल का जवाब मांगेगी जनता दोस्तों तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। बीजेपी पूरी कोशिश कर ले लेकिन देश की जनता दोस्तों माफ़ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं जानते हैं कि देश की बिगड़ती परिस्थितियां ही दोस्तों इस देश को एक नई राह देंगी, क्योंकि जब सरकार बदलेगी इनके कारनामों से तभी देश को एक नया रुख मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संजय रावत आए जेल से बाहर, शेर की तरह गरजते हुए बोले बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें फाइनली संजय रावत को बेल मिल गई है। आपको बता दें कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए संजय रावत को बेल दे दी। दरअसल जिस मामले में संजय रावत को फंसाया जा रहा था उसके खिलाफ दोस्तों इनके पास पुख्ता सबूत ही नहीं है, और ये पहली बार नहीं हुआ जब ईडी को दोस्तों कोर्ट ने फटकार लगाई है। इससे पहले भी कोर्ट ईडी को और सीबीआई को फटकार लगा चुका है। आपको पता हो दोस्तों बीजेपी किसी को भी अंदर कराने के लिए झूठे मुकदमे करवा देती है, लेकिन दोस्तों जब कोर्ट में सबूत पेश करने की बात आती है तो पुलिस और ईडी हो या सीबीआई ये तीनों अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास तो सबूत ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिल्ली का एक वाकया बताता हूँ। आपको याद हो दोस्तों दिल्ली में जो यहाँ पर यह आरोप लगाया गया था मोहम्मद जुबैर के ऊपर कि मोहम्मद जुबैर ने नफरत फैलाई है। जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या सबूत है आपके पास, गवाह पेश कीजिए, तब दोस्तों हाथ खड़े कर दिए दिल्ली पुलिस ने कि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, सिर्फ वो एक वीडियो ही था जिसके बल पर वो चक रहे थे। और उसके बाद जुबैर को जमानत दे दी गई। ऐसा ही मामला आर्यन खान के मामले में हुआ। एनसीबी ने खूब आर्यन खान का मामला उछाला, उस पर खूब लेमलाइट बटोरी, लेकिन जब सबूत पेश करने की बात आई कोर्ट में तो साफ समझिए एनसीबी के पास दोस्तों कोई सबूत ही नहीं थे। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सरकार के पास कोई सबूत हो या ना हो, लेकिन बीजेपी दोस्तों ईडी का दुरुपयोग जमकर करती है, ईडी सीबीआई का, और इसीलिए कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ किया गया था संजय रावत को। लेकिन संजय रावत ने जेल से आने के बाद कोर्ट का धन्यवाद किया और उद्धव से मिलने के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, थोड़ी उनकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों अब शिवसेना बीजेपी को एक बड़ा झटका देगी, क्योंकि अब शिवसेना फिर से और ज़्यादा मजबूत हो गई है। और अगर ये कहा जाए कि संजय रावत के आने के बाद दोस्तों और भी ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ेगी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लग चुका है।
और सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि अब इलेक्शंस में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में फिर से अघाड़ी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है हमें। तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलजुल कर फिर से एक बार सत्ता में दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों आजम खान को कोर्ट से मिली राहत। जी हाँ, आपको बता दें कोर्ट ने आजम खान को दोस्तों दी अंतरिम जमानत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजम खान को एससी यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वो दे दी है जमानत, अग्रिम जमानत दी है दोस्तों, अंतरिम जमानत। आपको बताते चले आजम खान की विधायकी रद्द कर दी गई थी और ऐसे में दोस्तों चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में रामपुर सीट से चुनाव का ऐलान कर दिया। आजम खान ने जानबूझकर दोस्तों आजम खान को आप समझिए उनकी विधायकी रद्द करने के लिए और उनकी सीट को छीनने के लिए जल्दबाजी में जो यहाँ पर रामपुर सीट का, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उनकी विधायकी रद्द की कर दी गई दोस्तों तो सीट खाली हो गई आजम खान वाली रामपुर की, और उसी के साथ एक लोकसभा की भी सीट है। इन दो सीटों पर चुनाव आयोग ने बड़ी ही चालाकी से दोस्तों बीजेपी के कहने पर, खुलेआम सुनिए, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कहने पर बड़ी ही चालाकी से चुनाव आयोग ने आजम खान की सीट रद्द होते ही चुनाव का ऐलान कर दिया कि इस दिन 5 दिसंबर को इलेक्शंस होंगे। लेकिन आजम खान पहुंच गए एससी और आजम खान ने याचिका दायर करते हुए कहा कि जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है ताकि हमारी सीट पर चुनाव हो जाए और जो है हमारी विधायकी रद्द की रद्द रह जाए। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है फिलहाल, और आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि वो फिलहाल जिला एमपी कोर्ट में जाएं और वहां से जो इस पर वो इस मामले पर और भी आगे कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बता दें डीवाई चंद्रचूड़ देश के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने ही ये फैसला सुनाया है। बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि आजम खान ने बीजेपी के सपनों पर पानी फेर दिया और इलेक्शन कमीशन के भी, क्योंकि वैसे भी इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष तो रहा नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन वही कर रहा है जो बीजेपी करने को कह रही है, वरना आप समझिए इतने दिनों से कोई ऐलान नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही दोस्तों आजम खान की सीट गई रामपुर वाली, वैसे ही बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से इलेक्शन कमीशन से ये अनाउंस करवा दिया कि 5 दिसंबर को चुनाव होगा, मतदान होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा सकता है दोस्तों, और जो है सीधी सी बात है आजम खान की विधायकी भी बच सकती है, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि आजम खान दोस्तों एक बहुत ही दिग्गज नेता है और बीजेपी ये क्यों कर रही है ये भी जरा खुल के समझ लीजिए। बीजेपी दोस्तों आने वाले समय में जब 2024 के चुनाव आएंगे उससे पहले नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि वो पूरे के तरीके से सारी विपक्ष पार्टियों को कमजोर कर दें ताकि लोकसभा में दोस्तों बीजेपी को वोट मिल जाए और बीजेपी फिर से एक बार अपनी सरकार बना ले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना बीजेपी को वोट मिलेंगे ना ही बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आप अच्छे से समझते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी आजम खान को लेकर दोस्तों बहुत डरी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों हिमाचल में बीजेपी को लगा दोस्तों एक बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दें एक के बाद एक दिग्गज नेता हुए हैं कांग्रेस में शामिल, और ये वो नेता है दोस्तों जो कई बार जीत चुके हैं। आप समझिए जीते हुए विधायकों ने पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। अब कौन कौन है दोस्तों, उनके नाम क्या है दोस्तों और किस किस नाम के लोग हैं दोस्तों, ये भी सुन लीजिए। दोस्तों आपको बता दें जय नारायण व्यास कांग्रेस में शामिल हो गए जो कि 4 बार के विधायक रहे हैं। आप समझिए ये बीजेपी का सबसे दिग्गज नाम है हिमाचल का जो 4 बार विधायक रह चुका है, जय नारायण व्यास। और उसके बाद दोस्तों आपको बता दें बीजेपी में जो यहाँ पर बालकृष्ण पटेल हिमाचल के एक बीजेपी के दिग्गज नेता, इन्होंने भी पार्टी को टाटा बाय बाय बोलकर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद दोस्तों महेंद्र सिंह बघेला, ये भी एक बहुत बड़े नेता है दोस्तों और खास करके हिमाचल के मजबूत वो माने जाते हैं कैंडिडेट, इन्होंने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। और आपको बता दें ये सारे नाम जो हैं, प्रभात सिंह चौहान, इन्होंने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया। बहुत सारे और ऐसे नाम हैं जिन्होंने दोस्तों बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का हिमाचल में दामन थाम लिया है। अब देखना ये होगा कि फिलहाल आखिरकार होने क्या वाला है, किसकी सरकार बन रही है हिमाचल में, कि कौन सत्ता से जा रहा है। बीजेपी जाती है
तो अच्छी बात है, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस मजबूत होगी थोड़ी और उसको लोकसभा में इन राज्यों से फायदा भी मिलेगा। सिंपल सी बात ये